Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करता है। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था ना कि लोकसभा कैसे कंट्रोल करता है, उसमें एक पॉइंट था। तो थोड़ा एक्सटेंसिव और डिस्कशन करते हैं और थोड़े पॉइंट्स को देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बार पूछ भी चुके हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना इसको। एक पॉइंट पे पूछा है, क्या पता उसमें ऑप्शन चेंज करके दूसरा पॉइंट पे पूछ लें, क्योंकि यूपीएससी का बहुत ये टैक्टिक रहता है ना कि ऑप्शन चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं रहता, कंसेप्ट सेम रहता है, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं क्योंकि बेसिक जो और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ना वो तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा इधर उधर कर देंगे और फिर बोलेंगे कि अब बताओ, है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते ना ऑब्वियसली। आप वो ये थोड़ी चाहते हैं आप रट रटा के आ जाओ, वो चाहते हैं कि आप दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। इनफैक्ट ऑप्शंस में भी दिमाग लगता है अब, है ना। आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं। कुछ जो लोकसभा और राज्यसभा में एमपीज़ होते हैं, ठीक है, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं, ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उनका डिस्कशन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, पब्लिक नहीं होगा, ठीक है। ये सब उनको प्रिविलेज मिले रहते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल कौन करता है प्रिविलेज? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज़ फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग द मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। मान लो अगर ऐसा कोई प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है, और उसको आपने ब्रीच किया, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेता है? उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन डिसीजन लेता है, हु हैज़ अ फाइनल पावर इन डिसाइडिंग द मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, दैट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। कैसे कंट्रोल करता है? डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन से, क्योंकि देखो हर एक जो लॉ बनता है उस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर लॉ बना भी नहीं है तो भी जो मैटर्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट, जैसे पार्लियामेंट का सेशन होता है, ठीक है, सुबह मिलता है पार्लियामेंट, तो सबसे पहले तो डिस्कशन ही होता है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है, जब इनिशियली 10 बजे स्टार्ट होता है पार्लियामेंट, है ना, तो 10 से 11 बजे तक क्या होता है? 10 से 11 बजे क्वेश्चन आवर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से कि ये वाले इशू को आप एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हो, इसके लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आवर के बाद क्या होता है? जीरो आवर तब तक होता है जब तक नेक्स्ट सेशन बिगिन नहीं हो जाता। जीरो आवर में क्या होता है? जीरो आवर में ओरल क्वेश्चन पूछते हैं और ओरल आंसर मिलता है, ठीक है। तो एक मिनट, ओरल क्वेश्चन मिलते हैं और ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओरल आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो जीरो आवर में दे आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, क्योंकि ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है, जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने भी मैटर्स हैं, जो भी ऐसे बहुत ज़्यादा पब्लिकली इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको हम कहाँ डिस्कस करते हैं? उसको हम हाफ एन आवर डिस्कशन में करते हैं। इसका नाम क्यों है? क्योंकि आधे घंटे का डिस्कशन होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है। और उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन होता है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है कि जैसे मान लो इंडिया पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया या फिर चाइना ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये वॉर वाले जो चीज़ें होती है, ये वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर है ना, तो उसको डिस्कस करने के लिए जो भी करंट डिस्कशन चल रहा होता है उसको स्थगित करके ये नया डिस्कशन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें अप्रूवल चाहिए होता है 50 मेंबर का, कम से कम 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए होता है, तभी एडजर्नमेंट मोशन पास होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे सब करके क्या होता है? ऐसे सब करके कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन आवर हो गया, जीरो आवर हो गया, हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया। तो ये सब ध्यान रखना, हमने पीछे पढ़ा था ना, मोशंस एंड रेजोल्यूशन से करते हैं, क्वेश्चन आवर से करते हैं, वही सब हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए एकदम अच्छे से, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? मोस्ट इफेक्टिव इज द क्वेश्चन आवर, क्योंकि क्वेश्चन आवर में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो मिनिस्टर से, ठीक है, और वो आपको आंसर देते हैं उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर में आप कोई भी मैटर पूछ सकते हो, जैसे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो, प्राइस इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है ना। जैसे माइग्रेंट्स को फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी जब कोविड आ रहा था, है ना, तो वो लोग ऐसे क्या बोलते हैं, नंगे पैर क्यों जा रहे हैं, उनको अच्छे से फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये सब क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठता है फिर, है ना। वीकर सेक्शंस के लिए आप क्या कर रहे हो, उनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, राइट्स क्यों हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, कुछ भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन आवर में, ठीक है। समझ में आया? तो क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंश्योरिंग कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल हो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे आगे क्या है कि अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ बिल्स, ठीक है। अब अप्रूवल जब भी आप जो अप्रूवल करता है, अप्रूवल फाइनली कौन करता है? अप्रूवल फाइनली प्रेसिडेंट करता है, और पूरा प्रोसेस होता है ना। जब बिल से लॉ बनता है तो पूरा एक प्रोसेस होता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, दोनों हाउसेस से रेटिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, तो इससे भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोकसभा से पास हो गया तो हो गया काम, ऐसा तो नहीं है ना। और लोकसभा से भी पास हो रहा है तो लोकसभा में भी बाकी पार्टीज भी रहती हैं ना, सिर्फ रूलिंग पार्टी तो रहती नहीं है ना। तो ऐसे इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ठीक है। समझ में आया? तीसरा क्या है? तीसरा फाइनेंशियल कंट्रोल है। पार्लियामेंट फाइनेंशियल कंट्रोल भी करता है। जैसे हमने बोला, देखा था कि बजट जैसे जब पेश होता है, ठीक है, तो बजट में सरकार अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव्स बताती है, और ये बताती है कि हमको आगे आने वाले साल के लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये पैसा उनको मिलता कैसे है? ये पैसा उनको अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तभी मिलता है ना। अप्रोप्रिएशन बिल पूरा लोकसभा से पास होना चाहिए, है ना, तभी मिलता है उसको, नहीं तो पैसा नहीं मिल पाएगा। नहीं तो सरकार जो है वो CFI से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करता है उसके ऊपर, है ना, कंट्रोल पूरा करता है उसको। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी पैसा स्पेंड कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चाहो कहीं भी स्पेंड कर दो, ये सब चेक होता है, ये सब लोकसभा चेक करता है। और वो क्वेश्चन करता है उसको कि आप जहाँ भी जहाँ भी स्पेंड कर रहे हो, कहीं आप मिसस्पेंड तो नहीं कर रहे हो, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो लोकसभा है वो चेक करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। तो एक ये बात हो गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सरकार को किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, है ना, सरकार को मान लो किसी की चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो वो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। और अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ तो क्या हुआ? रिफ्यूज़ कर दिया ना उन्होंने। वो ग्रांट रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। इट कैन इंक्वायर इनटू द मिसयूज ऑफ द फंड्स एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कैग एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कैग क्या करता है? कैग अकाउंट्स को ऑडिट करता है ना, जितने भी पब्लिक अकाउंट्स हैं, जो जहाँ से भी सरकार पैसा निकाल रही है ना, और जहाँ भी खर्चा कर रही है, उसको ऑडिट करता है कैग। तो कैग की रिपोर्ट के बेस पे लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकता है? रिफ्यूज़ कर सकता है कि आप खर्चा अच्छे से नहीं करते हो, हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो रही है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो है ही, अगर आपको सरकार को हटाना है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी, समझ में आ रहा है ना, सरकार गिर जाएगी, ये शिप क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। जिसमें आपका PM बैठा है, ये शिप डूब जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है किसकी? एग्जीक्यूटिव की। ऐसे लेजिस्लेचर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है किसकी? एग्जीक्यूटिव की। तो ये सब आपको याद रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन से, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ आवर डिस्कशन, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशंस एंड रेजोल्यूशन से, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? क्वेश्चन आवर है, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, दोनों पूरा लोकसभा और राज्यसभा पास करने चाहिए, तब जाके लॉ जो बिल है वो लॉ बनता है, ठीक है। तो इससे लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है? कैग वैग की जो रिपोर्ट है और पब्लिक अकाउंट्स की रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे वो मिसयूज़ ऑफ फंड्स को चेक कर सकता है। और जब उसको ग्रांट करना होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वो लोकसभा पास करता है तभी ग्रांट होता है। और अगर सरकार को हटाना हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट्स होने चाहिए याद, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं व्हाट डू द कमेटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट डू। जो हम कमेटीज़ की बात कर रहे थे कि जो कमेटी होती है ना, जब बिल जाता है तो कमेटी के पास चला जाता है, जब एक बार हाउस से पास होकर फिर कमेटी के पास चला जाता है और कमेटी रिपोर्ट देती है। तो कमेटी करती क्या है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, लॉ बनाना ना, जब बिल से लॉ बनाना बहुत ही एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है। बिल तो आप नॉर्मल बना दोगे, जैसे मैंने आपको ट्रिपल तलाक बिल का एग्जाम्पल दिया था, है ना। बेसिक चीज़ तो लेजिस्लेचर बता देंगे कि भाई ये जो 3 बार तलाक बोलने वाला सिनेरियो है, उसको हमको स्क्रैप करना है, ये बेसिक है, ठीक है, ये नींव है। अब एक एक पॉइंट क्या होगा ये कौन बताएगा? एक एक पॉइंट तो इनको थोड़ी मालूम होगा, इतने एजुकेटेड थोड़ी होते हैं कि एक एक पॉइंट बता पाएंगे, है ना, ये नहीं होता है। तो ये काम किसका होता है? ये काम इन डेप्थ स्टडी कौन करता है? मेकिंग ऑफ लॉ की जो इन डेप्थ स्टडी होता है वो कौन करता है? ये कमिटीज़ करती हैं, ठीक है। कमिटीज़ पूरा रिपोर्ट देती हैं इसके ऊपर कि ये प्रोविजंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हमारा विचार इस पर इतना है, ठीक है। तो ये सब क्या करती है? ये सब कौन करती हैं? कमिटीज़ करती हैं। और क्या फंक्शन होता है? स्टडिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो सरकार लेजिस्लेचर से पैसा मांगता है, तो जब बजट में जब डिमांड फॉर ग्रांट्स आती हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब कि ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स मतलब पैसा देना। अब पार्लियामेंट सरकार को पैसा देता है ना, उसी को हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो डिमांड करता है तभी तो पैसा देता है, बिना मांगे थोड़ी देगा। तो गवर्नमेंट जो है वो पैसा मांगती है और बताती है कि हमको इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है।
तो उसको स्टडी करता है कौन, ये कमेटी स्टडी करती है। ऐसा नहीं होता है कि जितना बोला उतना दे दिया, ठीक है। ये कमेटीज़ उसको स्टडी करती हैं, ये देखती हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं मांग रही गवर्नमेंट। अब मान लो एक पेपर नैपकिन खरीदने के लिए मैं 1 करोड़ रुपए थोड़ी मांग लूँगा पार्लियामेंट से, समझ में आ रहा है ना। एक पेपर नैपकिन खरीदने के लिए 1 करोड़ नहीं मांग लूँगा। तो इसको कौन स्क्रूटनाइज़ करेगा कि वेग है कि नहीं, ये कमेटी स्क्रूटनाइज़ करेंगी कि भाई जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं वो सही भी हैं कि नहीं है। इट ऑल्सो लुक्स इनटू द एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे हमने उसकी बात करी थी ना अभी पीछे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, पब्लिक के अकाउंट्स को व्यू करती है, उससे जो पैसा जा रहा है पब्लिक के अकाउंट से, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको रिव्यू करती है कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या है, वो कमेटी है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक कमेटी है, तो वो उसको क्या करती है, वो देखती है कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। तो इट स्टडीज द डिमांड फॉर ग्रांट्स बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस ऑफ करप्शन, समझ में आ रहा है। करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है कि कहीं कोई पैसे तो नहीं खा रहा है ना, ज़बरदस्ती का कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब कौन काम करता है, ये सब कमेटीज़ करती हैं। और अभी हमारे सिस्टम में कितनी है, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, ठीक है, जो सुपरवाइज़ करती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम, ठीक है। उनके बजट को कंट्रोल करती है, उनका एक्सपेंडिचर देखती हैं, ठीक है। और जो भी बिल्स आते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनको स्क्रूटनाइज़ करती है कि भाई मान लो आपने कहीं खर्चा किया, आपने कहीं रोड बनाई और खर्चा किया, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसने कहीं हाईवे बनाया, हाईवे बनाने में जो खर्चा हुआ उसका बिल उसने सबमिट किया, ठीक है। तो उस बिल को पूरा स्क्रूटनाइज होगा कि भाई ये पोल बनाने में कितना खर्चा आया, एम्प्लॉय करने में कितना खर्चा आया, और उनको कहीं दिख गया कि करप्शन है तो क्या हो जाएगा, पैसा रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो करप्शन के केसेस भी वो करती है। तो इनके लिए हर डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। ऐसी 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ एट प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर एक होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या करती हैं, जॉइंट जैसे समझ में आ रहा है आपको कि दोनों हाउसेज़ के बिल्स को डिस्कस करती हैं, ठीक है। डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल और फॉर पर्पस और इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। कहीं उनको दिखता है कि यार ये इस पर इतना कम खर्चा होना चाहिए बट इस पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, इसको ये क्या करती है, इसको ये लुक इनटू करती है कि कहीं ऐसे खर्चा तो नहीं हो रहा है। कुल मिला के कमेटी का काम स्क्रूटिनी करने का है, समझ में आ रहा है। स्क्रूटनाइज करती हैं, ये देखती हैं कि कहीं ऐसे अपनी मन मर्जी से तो गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है, ये करती है। द कमेटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैज़ मेरिली अप्रूव द वर्क डन इन द कमेटीज़ विद अ फ्यू ओकेजनल ऑल्टरेशन, ठीक है। तो देखो पार्लियामेंट के पास बहुत काम होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक एक डिपार्टमेंट की एक एक एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कमेटीज़ को अपना काम डेलीगेट किया हुआ है, ठीक है। तो कमेटी पूरा स्टडी करती है, पूरा इन्वेस्टिगेट करती है और फिर एक रिपोर्ट देती है, ठीक है। वो पार्लियामेंट बस उस रिपोर्ट को स्टडी कर देता है, ठीक है, और रिपोर्ट पढ़ता है और देखता है कि कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं करना है, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करके उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, समझ में आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द बर्डन जो है पार्लियामेंट का वो कमेटीज़ ने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये दैट इज़ वाई कमेटीज़ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है ना। पार्लियामेंट भी तो अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए। जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, है ना, जो चप्पलें फेंकी जाती हैं, कुर्सियाँ तोड़ी जाती हैं, तो ये इसको रेगुलेट भी तो करना है ना, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, मर्डर कर देंगे जाके लोगों का लोकसभा में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो देखो लोकसभा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अपना स्पीकर, ठीक है। अभी ओम बिरला है स्पीकर, है ना। तो अभी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लेजिस्लेचर का, जो कि स्पीकर होता है, वो बिजनेस कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर का। वो अपना पीस मेंटेन करता है, वो बोलता है कि हाँ शांति बनी रहे, है ना। अगर आपने बजट का प्रेजेंटेशन देखा होगा, है ना, तो लोग चिल्लाते रहते हैं पीछे से, ये करके चिल्लाते रहते हैं। तो क्या जो स्पीकर है अपने, वो बोलते हैं ना कि हाँ आप शांत हो जाइए, अपने आप को बोलने का टाइम मिलेगा, है ना। तो ये क्या करता है, पीस इंश्योर करता है, और ये इंश्योर करता है कि बिजनेस जो है लेजिस्लेचर में, है ना, वो सही से चलता रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये इस पे चेक करता है कि मान लो कोई एक बंदा, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि एक बंदा मान लो अपनी पार्टी स्विच करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, ठीक है, स्विच करके दूसरी पार्टी में चला जाता है क्योंकि ये पार्टी इसको ज़्यादा पैसा दे रही थी, ठीक है। तो ये डिफेक्शन का केस है। डिफेक्शन का केस मतलब आपने अपनी पार्टी वॉलेंटरी छोड़ दी, ठीक है, वॉलेंटरी छोड़ के आप दूसरी पार्टी में चले गए क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका पूरा सोल करता धरता कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि ये डिफेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, ये डिफेक्शन है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज़ द अथॉरिटी टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन ऑल सच केसेस, ठीक है। तो मान लो एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पार्टी स्विच करे, ऐसा नहीं है कि डिफेक्शन सिर्फ पार्टी स्विचिंग के केस में होता है ना।
अभी हम जब एक्सटेंसिव कोर्स पढ़ेंगे तो हम एंटी डिफेक्शन के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बट मैं अभी ये बता देता हूँ कि एक तो ये रीज़न होता है कि मान लो कोई बंदा ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ दे क्योंकि दूसरी पार्टी उसको ज़्यादा पैसा दे रही है, ठीक है, तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो बंदा पार्टी की बात नहीं मान रहा है, ठीक है, जो पार्टी का कंसेंसस है, हमने देखा था ना कि आपको पार्टी के कंसेंसस के हिसाब से चलना होता है। आप अपना व्यू डाल सकते हो, बट अगर पार्टी का कंसेंसस कुछ और है तो आपको पार्टी में रहने के लिए वो कंसेंसस से अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई वो विप का डायरेक्शन नहीं मानता है, ठीक है, वो उसको डिसोबे करता है, तो उसमें भी डिफेक्शन का केस लग सकता है, ठीक है। तो ये सब केसेस होता है डिफेक्शन के, तो वो कंट्रोल करता है ना, पार्लियामेंट ऐसे कंट्रोल करता है कि डिफेक्शन अगर कोई कर रहा है तो उसको हम एंटी डिफेक्शन के अंदर बुक करते हैं। तो जब भी एंटी डिफेक्शन के अंदर बुकिंग होती है ना, मान लो कोई एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो एज अ मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो मिनिस्टर भी नहीं रहता उसके पास, ठीक है, वो मिनिस्टर भी नहीं रहता है। तो वो पार्टी से तो दाखिल हो ही गया, पार्टी से तो उसको निकाल ही दिया, बट उसका मिनिस्टर का पोजीशन भी चला गया, ठीक है। तो डिफेक्टिव मेंबर लूजेज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेंबर भी नहीं, मेंबरशिप ऑफ द हाउस लूज हो जाती है, एंड ऑल्सो ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड एज अ मिनिस्टर, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल ऑफिस वो होल्ड नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं अदला बदली। एंटी डिफेक्शन क्या बोलते हैं? अदला बदली। कोई पार्टी इसको ज़्यादा पैसे दे रही होती है तो ये इसके पास चला जाता है, ठीक है, और फिर उसको क्या निकाल जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है पार्टी से, ठीक है, और मेंबरशिप से भी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? और ये कौन करता है? ये दोनों काम कौन करता है? ये मतलब बाहर निकालने का काम कौन करता है? अपना स्पीकर, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।